गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विजय कुमार गुप्ता क्लास 9th की बायोलॉजी को लेके बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले आपने देखा था न्यूक्लियस, सेल्स एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन लेस होती है, यानी जिनके बाहर कोई आवरण नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसमें मुख्य सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। तो आइए हम लोग राइबोसोम के बारे में जानते हैं। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसकी डिस्कवरी 1955 में 1955 में पैलौडे ने इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक है, पैलौडे ने इसकी डिस्कवरी किया था। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ डिफरेंट होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो राइबोसोम, इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, राइबो प्रोटीन भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम का सेकंड नेम है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये आरएनए से और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इन राइबोसोम में दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। एक आपका होता है आरएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। यानी जो राइबोसोम है उसका सेकंड नेम है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा राइबोसोम है वह राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ये बने होते हैं। जो आपका आरएनए होता है वो 37, जो आरएनए होता है ये 33% होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो 37% होते हैं। ये राइबोसोम के निर्माण में आरएनए 63% और प्रोटीन 37% पार्टिसिपेट होता है, जिससे राइबोसोम का निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों सेलों में पाई जाती है। यह तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल एंड ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें आपका होता है 70S टाइप, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S टाइप। इन 70S और 80S जो टाइप आपका राइबोसोम है ये दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जो दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट यूनिट होती है, जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है 50S, और जो छोटी यूनिट होती है ये होती है 30S। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 80S का होता है। ये भी दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है 60S टाइप का, और जो छोटी यूनिट होती है वो होती है 40S। ठीक है, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम है वो उनके टाइप और पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए जहाँ यस है ये आपका होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए इसकी जो बड़ी यूनिट होती है इसका बेस होता है और जो छोटी यूनिट होती है वो टॉप पे होता है। ये होता है 50s हो गया, ये आपको होगा 30s आपका हो जाएगा। और इसी तरह यो पीरियड में आप देखेंगे तो बड़ी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है 60s और जो छोटी यूनिट होती है वो आपकी होती है 40s। और जो यस होता है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सोइडबर्ग, यहाँ इसका सेकंड नाम होता है। सोइडबर्ग यूनिट, दो नेम इसका है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या इसको कहते हैं सोइडबर्ग यूनिट। ठीक है, इसको नोट लीजिए। कुछ स्पेशल वर्ड है जो राइबोसोम के बारे में हम यूज करते हैं। फर्स्ट इसका यूज किया जाता है कि राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एक नाम ये है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेकेंड इसका नाम देते हैं, इसको कहते हैं इंजन ऑफ द सेल। ठीक है, थर्ड इसका नो मेम्ब्रेनस, नो हैव मेम्ब्रेन, यानी राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं। और इन ऑर्गेनल्स में, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स में सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो राइबोसोम होता है। नो इक्वल सब यूनिट। नो इक्वल सब यूनिट का मतलब जो दोनों यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 70s टाइप का राइबोसोम होता है, जिसमें दो यूनिट होती हैं, एक होती है 50s, दूसरा होता है 30s। जो 50s होता है वो बड़ी सब यूनिट होती है, जो 30s होता है वो छोटी सब यूनिट होती है। इसी टाइप में मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में, उस यूकैरियोटिक सेल्स में आपके 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। उन यूनिट को दो सब यूनिट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है 60s टाइप का जो बड़ा यूनिट होती है, जो सेकंड यूनिट छोटी होती है उसको हम कहते हैं 40s टाइप के सब यूनिट। इसको हमने फिगर में बना लिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए राइबोसोम के कुछ अलग से वर्ड्स होते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन आपके राइबोसोम में ही होता है। अब ये राइबोसोम होता क्या है, मैंने जब न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया था तो न्यूक्लियस का फिगर इसमें हमने आपको बनाया है। इस पर हमने न्यूक्लियस के लेक्चर में बताया था। और न्यूक्लियस के आउटर वॉल से ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं। इस तरह से जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से
ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका हो रहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ में उसके जो साइटोप्लाज्म हमारा है उस साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस के इंटरनल पार्ट होता है वहाँ भी राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। यानी राइबोसोम जहाँ भी होगा उस राइबोसोम का मेन वर्क आपका होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसका दूसरा सब नेम भी और भी हम कहते हैं इंजन ऑफ द सेल। ठीक है। नो है मेम्ब्रेन, यानी राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं नो है मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपको होता है नो इक्वल सब यूनिट, यानी जो राइबोसोम के पार्टिकल होते हैं उसमें दो सब यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है दूसरी छोटी यूनिट होती है, इसलिए उसको कहते हैं नो इक्वल सब यूनिट, यानी दोनों यूनिट आपके बराबर नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। अगर राइबोसोम के पार्टिकल की बात करते हैं तो राइबोसोम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वो होता है 70S टाइप का। ठीक है। राइबोसोम हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, जो प्लांट के सेल में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो ये होता है 50S टाइप, 50S टाइप का राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आर्कियोबैक्टीरिया होती हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, इसमें भी 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये आपके रहे राइबोसोम। फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। देखिए राइबोसोम का मेन वर्क जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ये मेन वर्क आपके राइबोसोम का होता है। इसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा इनका ये वर्क मीन्स डीएनए और आरएनए या आरएनए। डीएनए और आरएनए ये तो हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। जो राइबोसोम का और काम होता है वो होता है डीएनए या आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ के संकेतों को प्रोटीन के श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करना होता है। ये हमारा राइबोसोम का कार्य होते हैं। अब हम आते हैं राइबोसोम के पास सेकंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपके हैं प्लास्टिड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स, इसको हिंदी में कहते हैं लवक। ये लवक, इसकी डिस्कवरी हैकल ने किया था। प्लास्टिड्स की जो डिस्कवरी करने वाले वो साइंटिस्ट हैं वो हैकल ने किया था। ये प्लास्टिड्स ओनली प्लांट के सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल के सेल में एब्सेंट होती है। इसीलिए जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड मटेरियल के लिए प्लांट बॉडी पे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ये प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये सभी प्लांट में प्रेजेंट होंगे और बड़े सेल ऑर्गेनल्स होते हैं।
देखिए जो प्लास्टिड्स है वो प्लांट सेल में होता है। इसका मेन वर्क ये है कि भोजन के निर्माण में, प्लस भोजन के स्टोरेज में, जो उनके फूड मटेरियल होते हैं उनके स्टोरेज में भी ये मेन रूप से ये अपने रोल को फॉलो करते हैं। देखिए इसके फिगर बनाते हैं। इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में के बीच में जो गैपिंग होता है, लिक्विड्स होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो सिक्कों की ढेर की तरह एक दूसरे पे हैं, इसको हम एक सिक्के को कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहेंगे? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड कहते हैं। और इन सिक्कों के पूरे ढेर को, समूह को, ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेनम। इसको कहते हैं ग्रेनम। और ये ग्रेनम जिससे अटैच होते हैं उसको कहते हैं हम लैमेलिन। क्या कहेंगे? इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसमें आपके एंजाइम पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाएंगे, डीएनए पाए जाते हैं। ये सभी ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डीएनए पाए जाने के कारण इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। ये प्लास्टिड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। जो प्लास्टिड्स हमारे वो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन्हें कहते हैं हरित लवक। हरित लवक कहते हैं। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट मेन रूप से ये क्लोरोप्लास्ट का ही फीचर है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पौधे के हरे भागों में उपस्थित होता है। ये मेन रूप से हमारी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में ही होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं। सेल के किस ऑर्गेन्स को हम कहते हैं किचन ऑफ द घर, यानी रसोई घर, इसको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल कहेंगे। क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल में एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को हम कहते हैं मैग्नीशियम। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम पत्तियों को जलाते हैं तो कौन सा एलिमेंट हमको मिलता है, कौन सा तत्व हमको मिलता है? तो वह तत्व आपका कौन सा होगा? वो मैग्नीशियम होगा, जो हमारे क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और वो क्लोरोफिल मिलता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा?
ये आपकी प्लांट के सेल में, और यही उसका भोजन के निर्माण में सहयोग करता है, इसलिए इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल या रसोई घर ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखिए इस क्लोरोफिल का काम क्या है। ये जो क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन होते हैं, हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है यानी CO2 और प्लस वाटर, 6 मॉलिक्यूल CO2 लगता है और 12 मॉलिक्यूल आपका वाटर लगता है। ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, ये बन जाता है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ये आपके फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में सनलाइट नेसेसरी है। ये सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो क्लोरोफिल होता है। वह क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको आता है कि कौन से पार्ट, सेल के किस पार्ट में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो होता कौन सा है, वो क्लोरोफिल के थ्रू होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्लोरोफिल की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, और ये आप वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है, और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रिस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है वो किससे आता है, ये वाटर से आता है या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो जो हमारी ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो रही है वो वाटर के मॉलिक्यूल से ही आती है। एक साइंटिस्ट हैं, एल्स हैं, उन्होंने इसको प्रूव किया था। और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स और बचते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यही ग्लूकोज उस प्लांट का फूड मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसका फिगर बना लीजिए। हो गया। देखिए इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो फर्स्ट आपका होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा देखिए क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल पार्ट में जो खाली भाग होता है उसी खाली भाग को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसी खाली भाग को क्या कहते हैं हम, इसी स्ट्रोमा में आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, जीडीसी, ये सभी जो पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ये लगभग 40% खाली भाग होता है जिसमें एक लिक्विड्स होते हैं, उसी लिक्विड पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहते हैं। तब होता है थैलेकोइड। देखिए जो थैलेकोइड्स होते हैं आप देख रहे हैं फिगर में,
इस स्ट्रोमा में जैसे सिक्के होते हैं, वो सिक्के के रूप में एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाते हैं, तो उन्हीं एक सिक्के को हम कहते हैं थैलेक्वाइड। एक हमारा सिक्के की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं थैलेक्वाइड। और यही थैलेक्वाइड, इनकी संख्या होती है 10 से लेकर के 100, यानी एक समूह में जो थैलेक्वाइड होते हैं वो 10 से लेकर के 100 तक, ठीक है। सभी थैलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह सेट हो जाते हैं, एक ढेर, सिक्कों के ढेर जैसा दिखने लगता है, और उस ढेर को, उस समूह को, उस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेनम। और सभी ग्रेनम एक लिंक से अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन वर्क होता है ये फोटोसिंथेसिस करना होता है, जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड के फॉर्मेशन होने के कारण प्लांट को हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है, क्या कहते हैं, स्वपोषी। पहला फोटोसाइंथेसिस, पहला काम इसका मेन होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो किसमें होता है, ये केवल क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट का मेन वर्क होता है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमने आपको रिएक्शन बता दिया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसमें क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में एक पिगमेंट होता है मैग्नीशियम। ये सभी का जो मेन वर्क होता है वो लाइट का एब्जॉर्ब करना। लाइट के एब्जॉर्प्शन से एटीपी का निर्माण लास्ट में हो जाता है, जो एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी का ढेर। ए पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एटीपी, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस के रूप में दो रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है। जो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस के टाइम में मेरे से दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन होता है वो आपके स्टोमा के पार्ट में होता है, तो आपका स्टोमा ये हो, खाली पार्ट हो गया, स्टोमा हो गया। दूसरा एक आपका होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन आपका होता है ग्रेनम। ग्रेनम, देखिए ग्रेनम, ये आपका ग्रेनम हो गया, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन आपके ग्रेना में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है, और टोटल कंप्लीट होकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे फूड का निर्माण होता है। इसीलिए प्लांट को हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। ये तो आपका रहा क्लोरोप्लास्ट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लवक का दूसरा पार्ट आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होता है, इनका कोई रंग नहीं होता है। ये पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं, ये पौधों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश न पहुंचता हो, जैसे आपका रूट्स हो गया। ये मेन रूप से ऐसे ही पार्टों में मिलता है जहां पे सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाता हो, वो प्लांट के उस पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट पाता है। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है आपके स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट का स्टोर करना, ठीक है।
वो होता है स्टोर। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा पोटैटो, आलू। आलू जब खेतों में होता है, जब खेत में आपने देखा होगा उसका प्लांट आलू के, और जो आलू जहाँ लगता है, आलू एक स्टेम है, तो आलू जहाँ दिखता है मिट्टी के अंदर उसका कोई कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जब वही आलू किसी कारण से उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी हट जाती है, तो यहाँ सनलाइट यहाँ एंट्री कर लेता है, सनलाइट वहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसे रूप में वो जो आलू हमारा है वह आलू का कलर ग्रीन कलर में हो जाता है। अगर वो सब्जी बनती है तो उसको खाने में बड़ा अजीब सा लगता है, बेकार सा लगता है। उसका रीजन यही होता है कि जब वो मिट्टी के अंदर था तब उसमें ल्यूकोप्लास्ट था, और ल्यूकोप्लास्ट वही जब वहाँ से मिट्टी हटी और सनलाइट वहाँ पहुँच गया, और सनलाइट पहुँचने के कारण कि वह ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल गया, इसलिए उसका कलर हो गया ग्रीन हो गया, और उसकी सब्जी हमको खाने में बहुत ही बेकार से लगती है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन वर्क क्या होता है? फैट को, प्रोटीन को और स्टार्च का स्टोर करना, संग्रह करना। ये मिलता कहाँ है? पौधों के ऐसे भागों में मिलता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश न पहुँच पाता हो। ठीक है, तीसरा आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है, देखिए ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कई कलर में होते हैं। जैसे फ्लावर आप देखे होंगे, तो फ्लावर की जो लीव्स होती है, फ्लावर की जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे लीव्स का मतलब वो ग्रीन लीव्स नहीं, सपोज कर लिए ये आपका सपोज करिए ये हमारे कमल का फूल है, इसमें ये जो फ्लावर होती है ये कलरफुल में होता है। कोई भी फ्लावर आप लेंगे, सरसों का फ्लावर लीजिए येलो कलर का होता है, मटर के फ्लावर देख लीजिए उसमें ग्रीन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, रेड भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। तो जितने भी फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के कलर में जो लवक होते हैं या प्लास्टिक होता है वो क्रोमोप्लास्ट ही होता है। ये क्रोमोप्लास्ट का मेन वर्क होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, जिससे उनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये पौधे के हरे भागों को छोड़ करके शेष जितने भी भाग होते हैं, रंगीन पार्ट होते हैं, हरे भाग को छोड़ करके उसके पौधे के जितने रंगीन पार्ट होते हैं वो सभी रंगीन पार्ट में हमारा क्रोमोप्लास्ट ही होता है। ठीक है, ये मैंने जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो पेटल्स में यही होता है। और उनका मेन वर्क क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। कलर की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, और यही आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।